सब आ गए? सभी लोग आ गए कि नहीं आ पाए वो? तो हम पिछली क्लास में कहाँ तक कर चुके थे? क्या क्या हो चुका था? पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन कंप्लीट कर लिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया था क्या? नाइनटीन 42 भारत छोड़ो आंदोलन हो गया था। अब क्या होगा भारत छोड़ो आंदोलन के बाद? ये बात है कब की? 1942 की। ठीक है, अब आप जान रहे हो कि हम लोगों को आज़ादी कब मिली है? 1947 में, मतलब 5 साल आपके पास और है ना। तो उस 5 साल में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? इसके पहले आपने पढ़ लिया है कि मुस्लिम लीग ने अपनी एक्टिविटीज तेज कर दी थी। आज़ाद हिंद सेना ने, मुस्लिम लीग एक तरफ अपनी एक्टिविटी कर रही थी और दूसरी तरफ आज़ाद हिंद फौज, इसका नाम तो सुना है ना? किसने बनाया था? किसने बनाया था आज़ाद हिंद फौज? INA इसको बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी। क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी, INA। जापान जर्मनी की मदद से सुभाष चंद्र बोस, और वो कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में इनसे लड़ के हम ले लेंगे, आज़ादी छीन लेंगे। और वो आके जापानी सेना की मदद से बॉम्बिंग भी करते हैं। कहाँ? कलकत्ता में, नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को तो कब्जा ही लेते हैं और वहाँ पे INA का कब्जा हो जाता है। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, वहाँ पे सरकार ने अब उनके नाम पे भी उस द्वीप का नाम कर दिया है। जो पहले उसका नाम था, वहाँ पे कई सारे आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोकेशन देखी है? कौन से महासागर में है? हिंद महासागर में है? नहीं देखा फिर आप लोगों ने? ये मान लो इंडिया है, ठीक है, बाकी यहाँ पे इंडियन ओशन, अरे वो है क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या वहाँ पे हिंद महासागर है? हिंद महासागर तो साउथ में है। ठीक है, इधर क्या है? अरेबियन सी। इधर क्या है? तो बंगाल की खाड़ी में है ना। तो हाँ, उन्होंने कब्जा भी कर लिया था। अब बाद में, अभी उसका नाम, उसका पहले नाम था हैवलॉक द्वीप, रॉस द्वीप। उसको रॉस को कर दिया बॉस, हैवलॉक को कर दिया स्वराज, मतलब नाम बदल दिया क्योंकि सुभाष बोस का कब्जा था। तो उसके बाद होता क्या है, गांधी जी को रिलीज कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी जेल में बंद थे और जेल में बंद होते होते क्या हो गया था, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो अंग्रेजों को लगा कि कहीं गांधी यहीं जेल में न मर जाएं। अगर जेल में मर जाएंगे तो जनता और बड़ा विद्रोह कर देगी। आंदोलन तो चल ही रहा था, जेल में मर जाएंगे तो ये आरोप लग जाएगा कि जेल में अंग्रेजों ने मार दिया। समझ रहे हो? तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बहुत सारे हमारे लोग आज देखोगे आप, आज भी जब जेल में कोई मर जाता है कस्टडी, पुलिस की कस्टडी में, तो जनता रोड पे आ जाती है और कईयों बार पुलिस की मार से मर जाता है और पुलिस कह देती है कि हार्ट अटैक हो गया, कोई भी बहाना बना देगी। कई सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर बहुत दबाव बन जाता है सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर। इस वजह से अंग्रेज नहीं चाहते थे कि गांधी हमारी कस्टडी में ही मर जाए, उनको बाहर रिलीज कर दिया। तो अब आप हेडिंग डालिए, भारत छोड़ो, अरे 1942 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन। कब? 1942 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इसे लिखिए, भविष्य के संविधान निर्माण के लिए, भविष्य के, पीछे तक आवाज जारी मेरी? नहीं जा रही हो तो बता देना, माइक ले लेंगे। भविष्य के संविधान निर्माण के लिए भविष्य के संविधान निर्माण के लिए भारतीयों से विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श किससे?
भारतीयों से, क्योंकि भारतीय बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि संविधान बनाइए, हमारा अपना संविधान होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, विचार विमर्श करना शुरू कर दिया, ठीक है। 1946 में भी कैबिनेट मिशन आएगा, तभी संविधान सभा का गठन कर देंगे वो लोग। तो आगे लिखिए, 6 मई 1944 को, 6 मई क्या हुआ था इस दिन, कल भी बताया था, यस, 6 मई 1944 को गांधी को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर रिहा कर दिया गया। कब? 6 मई 1944 को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर। तो बोले हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ इशू की वजह से, ठीक है, गांधी को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, है ना। 1945 में इंग्लैंड में 45 में इंग्लैंड में एक नई पार्टी की सरकार बनी और इटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने। 1945 में इटली की सरकार आई और वायसराय इटली की सरकार आई, और इंडिया में वायसराय थे उस टाइम पे लॉर्ड लिनलिथगो। तो जैसे ही इटली बनता है वहाँ का प्रधानमंत्री, उसने लिनलिथगो की जगह भेजा लॉर्ड बेबल को, ठीक है। तो लिखिए आप, इटली की सरकार आई और भारत में वायसराय लिनलिथगो की जगह, लॉर्ड लिनलिथगो की जगह लॉर्ड बेबल। लिनलिथगो लिख पा रहे हो, लिनलिथगो, अब इसकी जगह कौन आ गया, लॉर्ड बेबल, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो की जगह लॉर्ड बेबल वायसराय बनकर भारत आए। और मई 1945 तक सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। मतलब जितने लोग बंद किए गए थे 1945 में, सबको छोड़ दिया गया। कब तक? मतलब जो 42 में बंद किए गए थे ना भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से, वो 45 तक 1945 में छोड़ दिए गए सबको, ठीक है। ये सारी घटनाएं चल रही थी वहां पर। अब देखिए, अब अंग्रेज इस मूड में आ चुके थे कि अब क्या करना है, हमको पावर ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब हमको रहना नहीं, अब सत्ता किसको सौंपें। पहली बात ये मेन मुद्दा क्या था कि पावर किसको दें यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स थे ना। मुस्लिम लीग वाले डिमांड कर रहे थे मुझे दे दो, कांग्रेस वाले कह रहे थे मुझे दे दो, हिंदू महासभा वाले कह रहे थे मुझे दे दो, किसको दे। और कुछ एक वर्ग ऐसा था जैसे अंबेडकर और उस ग्रुप को नेतृत्व कर रहे थे, बोल रहे थे किसी को मत दो, आप पहले सामाजिक व्यवस्था ठीक कर दो, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था ठीक कर दो, तब दो, वरना गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, यहाँ काले अंग्रेज रूल करने लगेंगे और जनता का दमन वैसा का वैसा ही होगा, जनता का शोषण रुकने वाला नहीं, ठीक है। तो वो लोग कह रहे थे कि पहले यहाँ की व्यवस्था ठीक कर दो, ठीक है। वो कह रहे थे कि राजनीतिक आजादी मिलने से पहले लोगों को आर्थिक आजादी दे दो, वरना बिना आर्थिक आजादी के राजनीतिक आजादी व्यर्थ है। मेरी बात समझ रहे हो? राजनीतिक आजादी का मतलब ये है कि लोगों को वोट करने का राइट मिल जाएगा। वोट करने का राइट मतलब 1 मैन 1 वोट। अभी है कि नहीं है? भारत में वोट की कीमत बराबर है कि नहीं? चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अंबानी हो, भिखमंगा हो, कोई, सबकी वोट की वैल्यू कितनी है? 1। ये बात कुछ लोगों को बहुत चुभती है। अंबानी जैसा आदमी या बहुत बड़ा पूंजीपति, बहुत पढ़ा लिखा हुआ आदमी, वो सोचता है कि मेरे भी वोट की वैल्यू 1 ही होगी। कई बिलियन डॉलर लेके मैं बैठा हूं, और एक गरीब जिसके पास खाने के लिए नहीं, उसके भी वोट की वैल्यू 1 ही है। समझ रहे हो? ये क्या है? दिस इज द पॉलिटिकल इक्वलिटी। यह राजनीतिक समानता है। संविधान में, भारतीय संविधान में डे 1 से दे दिया गया। डे 1 से मतलब जिस दिन से आजाद हुआ उस दिन से सबको बराबर, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। बहुत सारे देशों में सबको नहीं मिला था एक साथ। बहुत सारे जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री कहे जाते हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई सारे यूरोप के कंट्रीज, वहां महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं था। समझ रहे हो? इसको क्या हुआ इस बच्ची को?
क्या समस्या है? जगाओ 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 उसको। तबीयत खराब है तो जाओ घर जाओ, फिर जाओ जाओ जाओ। आए दिन किसी न किसी बच्ची की यहाँ पे तबीयत खराब होती है। गांधी 80 साल की उम्र में लड़ रहे थे और आप अभी 10-12 साल की उम्र में झेल नहीं पा रहे। 80 साल तक चल पाओगे? हैं? कागजों पे देखो, बेहोश ना हो जाए वो। उसको चक्कर आ रहा है क्या? कोई पहुंचा दो उसको। जाओ जाओ, कोई पहुंचा दो। बहुत समस्या है। क्या बोल रहे, गिर गई? आप लोग इस उम्र में जब ये हालत है, सबसे ज्यादा बीमार अपने घर में आप ही लोग हो गए, है ना? अपने माता पिता और घर में सबसे जितना बॉडी में आपको पेन होता होगा उतना घर में किसी को ना होता होगा। अरे देखो देखो देखो, जरा उसको देखो। हाँ, बाकी लोग बैठो, सुनो सुनो, सब लोग बैठो, बस 1-2 लोग, बाकी लोग नहीं। बाकी लोग बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। पानी लेके आओ, कोई पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। आप लोग बैठ जाओ। चलो पानी दो ना कोई। ये एक लड़की से बुला ला, तो सीनियर लड़की, उसको उजाला बुला ला। उजाला या कोई और भी हो। घर से बुला लो किसी को फोन करके। फोन लियो ना, कैसे जाओगी घर? इसकी बहन है सर। कौन सी क्लास में? बुला लो किसी घर से फोन करके, भैया को, पापा को। वो ले लो। कोई नहीं घर में? अच्छा नीचे जाओ, नीचे जाओ प्रिंसिपल ऑफिस में, वहां छुड़वा देंगे आपको गाड़ी से। पकड़ के जाना, पकड़ के जाओ। उधर जाओ, उधर नीचे प्रिंसिपल ऑफिस में। चलो बाकी लोग चलो। एक लड़की की तबीयत खराब है। हाँ बोल दो। बैठ जाए, बाकी लोग बैठ जाओ शांति से। हाँ, इसको सीधा कर दो। कॉलेज भुता गया है ये कह रहे हो? हाँ बेटा, इसको बोलते हैं कमजोरी, इसको बोलते हैं कुपोषण। आप लोग किस चीज के शिकार हो? कुपोषण। अपनी हालत तो देखो। कहीं भी ग्रेजुएशन के बच्चे ऐसे होते हैं, हैं? ग्रेजुएशन के बच्चे ऐसे होते हैं कि चलते हैं तो बगल से हवा चलती है, ठीक है, बगल वाले उड़ जाएं। हाँ, उनकी चाल में एक तेज होता है, उनके चेहरे पे एक तेज होता है। इनको देखो, लग रहा है कितने सालों से बीमार हैं, जिंदा लाशें घूम रही हैं। ऐसे नहीं बनना है, मजबूत बनना है। बार बार मैं रोज कहता हूं कि आप अपने ऊपर पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। आप अगर हेल्थ आपकी ठीक है, आप स्वस्थ हो, तभी सब कुछ संभव है। बिना हेल्थ के कुछ संभव नहीं। आए दिन एक बच्ची बीमार होती है। क्यों होती है? क्योंकि कुपोषण है बहुत बड़ा। घर वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप तो इतने कैपेबल नहीं हो कि अपने ऊपर ध्यान दे पाओ, इस वजह से समस्या है। तो अब आप समझदार हो गए हो, ग्रेजुएशन बीए फर्स्ट ईयर में आ गए हो। आप यूट्यूब पे देखा करो कि बीए फर्स्ट ईयर की बच्चियां यूरोप में कैसी हैं, अमेरिका में कैसी हैं। बच्चे भी वो ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रहे हैं। सब सबसे ज्यादा मेडल्स यूरोप और अमेरिका में, चाइना में बच्चे लेके आते हैं। कौन से बच्चे? स्कूल कॉलेज वाले। किसमें? रेस में जा रहे हैं वो, स्विमिंग में जा रहे हैं वो, एथलेटिक्स में जा रहे हैं वो। आप 2 कदम चलने में बेहोशी आ जा रही है आपको, कैसे जी पाओगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या है आपके साथ, ठीक है। भारत के इतनी बड़ी आबादी है, कितनी, 150 करोड़। कितना मेडल आता है एक ठो में? एक ठो मेडल नहीं आता। गोल्ड के लिए तरफ जाती है इंडिया कि एक गोल्ड आ जाए।
क्यों नहीं आ पाता? ऐसे भविष्य है भारत के, कहां से आ पाएगा? ऐसे कमजोर, कुपोषित, शरीर में दम लाइए, ठीक है? कैसे आएगा वो देखो, आप सर्च करो, रिसर्च करो कि कैसे ठीक हो सकते हैं, फिर देखो तुम्हारा सारा सारा सिस्टम बदल जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी और मजे में भी रहोगे। बात समझ आ रही है? तुम लोग भी बहुत सही नहीं हो, ठीक है? ये अपने मत को 30 मार्क का मत समझो कि बहुत तेज है। हालत वही है, 4 राउंड अभी दौड़ने को बोल दोगे ग्राउंड में, दौड़ नहीं पाओगे। तुमसे बढ़िया तुम लोगों के 3rd ईयर वाले बच्चे हैं, देखो बहुत सारे स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं। आज ही एक बच्चा मंडल खेल के आया है, गौतम, अभी वो आगे जाने वाला है, नेशनल खेलेगा वो चल के। क्यों? वो बच्चे थोड़ा सा अवेयर हो गए, अपने ऊपर ध्यान देते हैं। आप लोगों को, लड़कियों को खासकर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है? ध्यान दोगे ना, वरना क्या ही पढ़ोगे, ऐसे पढ़ते बैठे बैठे बेहोश हो जाओगे। पढ़ाई लिखाई सब बाद में, सबसे पहले क्या? हेल्थ, मेन प्रियोरिटी, पहली प्रियोरिटी आपकी हेल्थ है। जिंदा रहोगे तब तो पढ़ोगे, जब जिंदा ही नहीं तो फिर क्या? हालत खराब। हेल्थ पे ध्यान दो, न्यूट्रिशियस चीजें खाओ, ठीक है? हमारे यहाँ समस्या क्या है कि हम लोग ज्यादातर घरों में सिर्फ आप खाते क्या हो? पेट भरने वाली चीजें। क्या खा के आए हो सुबह नाश्ते में? कुछ नहीं खा के आए हो, ये तो सबसे बड़ा समस्या है। ज्यादातर घरों में लोग, इंडिया समझो, सुनो, इंडिया में अभी तक भूखमरी से निपट नहीं पाया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आता है, इसमें इंडिया की रैंक हमेशा 100 के पार रहती है, मतलब भारत भूखमरी से बहुत जूझ रहा है। अभी हम तो न्यूट्रिशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, विटामिन मिनरल्स की बात ही नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर लोग सुबह वही खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, वो भी नहीं खा पाते। दोपहर में भी वही खा रहे हैं, रात में वही खा रहे हैं। तुम्हारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये कहां से मिलेगा? जिस उम्र में आप हो, इस उम्र में आपको आपकी बॉडी वेट का 2 प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन डिफिशियंट कंट्री है हमारी, समझ रहे हो? जितना आपका बॉडी वेट है, वजन है, उसका 2 उतने ग्राम, किलो नहीं, ग्राम, ठीक है? जैसे कोई 50 किलो का है तो 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अब आप सर्च करो कि 1 कटोरी दाल में कितना प्रोटीन है, 100 ग्राम पनीर में कितना प्रोटीन है, सारी चीज, तब आपको पता लगा पाओगे कि मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है हमको। तब आप हेल्दी हो पाओगे, स्वस्थ हो पाओगे, वरना भारत का भविष्य खतरे में है तुम लोगों को देख के। तो बेहोशी आ जा रही बैठे बैठे, क्या करोगे जीवन में? और तुम सब उसी कैटेगरी के हो, तुम अपने आप को अलग मत समझो। आज वो बेहोश हुई है, कल तुम सब हो सकते, कोई भी हो सकता है। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, ठीक है? एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, वर्कआउट से ही मजबूती आती है, खाना ही नहीं, वर्कआउट भी चाहिए। दौड़ो, थोड़ा कूदो, रस्सी उस्सी कूदो जाके, सूर्य नमस्कार करो, उससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मजबूती आती है। बहुत समस्या है। आधी लड़कियां भारत में एनीमिक हैं, एनीमिया से, एनीमिया मीन्स खून की कमी से ग्रसित है। आधी आबादी भारत में, लड़कियां, महिलाओं, सबको मिला लो तब बहुत बड़ी आबादी सिकल सेल एनीमिया से जूझ रही है। सरकार प्रोग्राम चलाती है कि हम दूर कर देंगे, सरकार के प्रोग्राम से कुछ नहीं होता। आपको अवेयर होना पड़ेगा। खून की कमी क्यों है आप में? खून की कमी क्यों है? खून नहीं मिल पा रहा है? बहुत सारे लोग कहेंगे इतना खून चूस रही है, कहां जा रहा है? आप ऐसी चीजें खाओ ना जिसमें आयरन हो और बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स हो, जो आपको ब्लड सप्लाई कर सके, उससे ब्लड बन सके। दाल भात खा के आ जा रहे हैं भूसा की तरह। दाल भात से कुछ नहीं होने वाला, और ज्यादातर आबादी दाल भात खा रही है। वो सिर्फ ऐसा है कि इसका पेट भर जाए, बस, कोई न्यूट्रिशन नहीं। इतना एक थाली भात लिए और दाल लिए, खा के आ गए, व्यर्थ। कम खाओ लेकिन न्यूट्रिशियस चीजें खाओ, ठीक है? ध्यान दो, ये रोज रोज खाना ना पड़े, वरना बहुत डिस्टरबेंस होता है। तो क्या कह रहा था मैं? बेवेल के बारे में बात हो रही थी ना, लॉर्ड बेवेल। तो आगे लिखिए, बेवेल प्रस्ताव।
या शिमला सम्मेलन उसी को कहते हैं। बेवेल, अब बेवेल आ गया तो कुछ तो करेगा। बेवेल प्रस्ताव या शिमला सम्मेलन। शिमला कहां है? नाइनटीन 45। शिमला कहां है? हिमाचल की कैपिटल शिमला है ना। जम्मू की, लद्दाख की, उत्तराखंड की, बिहार की, नेपाल की, हाँ नेपाल की, भूटान यस। अब भूटान की थिम्पू, एग्जैक्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? बोलो। काबुल, सबको बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। बांग्लादेश की, पीछे बताइए, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? आपका पड़ोसी है ना, बोलो इधर बॉयज। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? इतने बड़े हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो, लेकिन तुम लोगों को बांग्लादेश की कैपिटल नहीं पता है? हैं? वो मूवी देखा है तुम लोगों ने, गैंग्स ऑफ वासेपुर? गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा है? नहीं देखा है। सैयारा देखा है? हैं? कोई गाना याद है? गाना, गाना गाते हो कोई? नहीं, नहीं पता। क्या पता है तुम लोगों को? ना पढ़ाई लिखाई पता है, ना मूवी पता है, ना गाना पता है। पता क्या है फिर? बॉयज में किसी को कोई गाना गाना आता है? कोई भोजपुरी गाना? चलो, तुमको आता होगा, फिर अपना बताओ, दूसरे का नहीं। किसी को आता है? नहीं आता। गाना सुनते नहीं हो तो क्या तुम लोग? गर्ल्स में तो आता होगा, लेकिन मैं पहले बॉयज में पूछूं, गाना सुनते नहीं हो तो कोई गाना याद नहीं हुआ? क्यों? संतोष नाम है तुम्हारा? हाँ, राजकुमार। कुछ आता है? अजीब बच्चे हैं, कुछ गाना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। मोबाइल है सबके पास, रील्स देखते हो? रील्स तो वो वाला गाना नहीं सुने हो आजकल वाला? हाँ, सैया जी के दिल में टूट जाइए, ऐसे वाला सुने हो फिर भी नहीं याद? बहुत समस्या। कुछ तो सीख लो। है, लिखिए, बेवेल प्रस्ताव की बात करते हैं। शिमला सम्मेलन। अब देखो, जब बेवेल आया तो बेवेल से सारी पार्टी के लोग जाके मिल रहे हैं, है ना? कौन? मुस्लिम लीग वाले भी, कांग्रेस वाले भी, हिंदू महासभा वाले भी, कि हमको दे दो पावर, ये पावर ट्रांसफर हमको कर दो, हमको बनो प्रधानमंत्री और चले जाओ यहाँ से। तो इसी चक्कर में एक मीटिंग हो रही है, 10 बजे है ना? ठीक, तो लिखिए 14 जून को भारत शासन अधिनियम के तहत, 14 जून को भारत शासन अधिनियम के तहत सरकार कुछ सुधार लाना चाहती थी। सरकार क्या चाहती थी? सुधार लाना चाहती थी, ठीक है? इसी के परिप्रेक्ष्य में या इसी संदर्भ में शिमला में सम्मेलन बुलाया गया। इसी के संदर्भ में शिमला में क्या बुलाया गया? सम्मेलन, ठीक है, जिसे बेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। ये जो सम्मेलन था बुलाया गया सुधार के लिए, उसी को क्या करते हैं? बेवेल योजना के नाम से जाना जाता है ना? इस सम्मेलन में वायसराय ने एक प्रस्ताव रखा। क्या रखा? एक प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? आपने कभी प्रस्ताव रखा है किसी के सामने? हैं? आप लोग भी इस टाइम में बहुत सारे प्रस्ताव रखते होंगे।
कि ये मेरा प्रस्ताव है? नहीं रखा? हाँ, पहले तो स्वस्थ हो जाओ तब तो रख पाओगे। स्वस्थ होना बहुत जरूरी है? तो क्या लिखा? एक प्रस्ताव रखा जिसके तहत भारतीयों द्वारा गठित सरकार को शासन संचालन के लिए नियुक्त करना था। जिसके तहत भारतीयों द्वारा गठित सरकार को शासन संचालन के लिए क्या करना था? नियुक्त करना था। किसके लिए? शासन संचालन के लिए। वो कह रहे थे कि तुम लोग बता दो, आपस में बात कर लो कि कौन चलाएगा हमारे जाने के बाद, यहाँ पे कौन आएगा, किसको दूं मैं पावर। ठीक है, तो शासन संचालन के लिए क्या रखा? एक प्रस्ताव रखा जिसमें भारतीयों द्वारा गठित सरकार को शासन संचालन के लिए नियुक्त करना था। ठीक है, आगे लिखिए। इस सरकार को सुरक्षा और विदेश नीति के अतिरिक्त सारे अधिकार होंगे। जो ये सरकार नहीं बनेगी इसको क्या क्या अधिकार नहीं मिलेगा? सुरक्षा और विदेश नीति, इस मामले इसको छोड़ के बाकी सब मिलेगा, क्योंकि अभी अंग्रेज हैं, अभी गए नहीं हैं। तो सुरक्षा और विदेश नीति वही देखेंगे, सुरक्षा और विदेश नीति के अलावा सारे अधिकार होंगे। ठीक है, और वायसराय को कुछ विवेकाधीन शक्तियां होंगी। और वायसराय समझते हो ना, वही लॉर्ड वेबल। वायसराय को क्या होंगी? कुछ विवेकाधीन मतलब अपने मन से काम करने की शक्तियां, कुछ विवेकाधीन शक्तियां होंगी। ठीक है, परंतु मुस्लिम लीग के द्वारा, अब लिखिए, परंतु मुस्लिम लीग के द्वारा मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में परंतु मुस्लिम लीग के द्वारा मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता दिए जाने को लेकर यह सम्मेलन असफल रूप से समाप्त हो गया। यह सम्मेलन असफल रूप से समाप्त हो गया। अब इसका मतलब समझो क्या है। मुस्लिम लीग के लोग ये चाहते थे कि हम मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन करने वाली पार्टी हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग के लोग क्या कह रहे थे कि मुसलमानों की पार्टी कौन है? मुस्लिम लीग। लेकिन जब आप कांग्रेस पार्टी को देखोगे तो कांग्रेस में बहुत सारे बड़े बड़े पदों पर मुस्लिम समाज के लोग थे। तो मुस्लिम लीग इसका विरोध करती थी, कहती थी कांग्रेस वाले मुसलमानों को क्यों आगे कर रहे हैं, ना करें। मुसलमानों के लिए पार्टी कौन सी है? मुस्लिम लीग। जबकि आपने देखा है कि बदरुद्दीन तैयब, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बहुत सारे नेता, मोहम्मद इकबाल, बहुत सारे लोग कांग्रेस में बड़े बड़े पदों पे थे, क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी थी जो सभी धर्मों संप्रदायों को लेकर चलती थी, और मुस्लिम लीग एक रेडिकल पार्टी थी जो सिर्फ धार्मिक आधार पर बनी थी। ठीक है, तो वो कह रही थी कि मुझे इसका दर्जा दे दो कि मुस्लिम लोगों का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? मुस्लिम लीग। यही मामला अभी आगे चल के और ज़्यादा विवादित हो जाएगा, जब अंग्रेज सरकार ये कहेगी कि चलो कुछ कुछ लोगों के नाम सुझा दो आप लोग अपनी अपनी पार्टी से। ठीक है, मुस्लिम लीग को कहेगी तुम अपने 5 नाम दे दो, कांग्रेस को कहेगी तुम अपने दे दो, हिंदू महासभा कहेगी तुम अपने दे दो, सब लोग दे दो। तो अब मुस्लिम लीग क्या करेगी? सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स के नाम देगी। क्यों? क्योंकि वो कहेगी कि हम किसकी पार्टी हैं? मुस्लिम्स की। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी? उसमें से कुछ मुस्लिम्स के भी नाम देगी, कुछ हिंदुओं के भी नाम देगी। फिर यहां मुस्लिम लीग नाराज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्यों दे रहे हैं मुस्लिम्स का नाम? क्योंकि मुसलमानों की पार्टी तो हम हैं। तो वहां भी एक डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बीच में हम लोग एक थोड़ा सा सेक्शन, अब तो 2-3 साल और बचे हैं, तो आप हेडिंग डालिए आजाद हिंद फौज, INA के बारे में पढ़ लो। INA, आजाद हिंद फौज। ठीक है,
आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया? कुछ लिखाया था क्या पहले हमने इसके बारे में? कैप्टन मोहन सिंह ये अंग्रेजों की सेना में कैप्टन थे। कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया, वे ब्रिटेन की भारतीय सेना के अफसर थे, जो अंग्रेजों की भारतीय सेना थी उसके अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी, कब? 1942 में। कहां से? जापान से। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। आपको दिखाया था ना एक दिन मैप में कि जापान कहाँ है, ब्रिटेन कहाँ है, कहाँ कहाँ लड़ाई चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो जापान ने इन लोगों को बहुत पिटाई किया। अब इनकी सेना क्या रही थी? हार रही थी। ऐसा होता भी है, जब किसी देश की सेना हार रही होती है ना, तो सेना के जो कैप्टन और अधिकारी होते हैं बहुत सारे दूसरे देश के साथ मिल जाते हैं। तो अब मोहन सिंह गए थे लड़ने किसके लिए? ब्रिटेन के लिए। कहाँ? जापान, सिंगापुर में। ठीक है। अब उधर ये लोग हार गए, अंग्रेजी सेना हार गई, तो जो मोहन सिंह थे वो बोले कि हम तुम्हारे साथ हो लेते हैं। किसके साथ? जापानियों के साथ। ठीक है। ऐसा होता है। एक बार जब बांग्लादेश बन रहा था, बांग्लादेश बहुत नया नया देश बना है। ठीक है। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान ही का हिस्सा था। ठीक है। पाकिस्तान का हिस्सा देश के दोनों कोनों में था। ये बड़ा ही खतरनाक विभाजन हुआ था समझो। आपने देखा कि इधर पाकिस्तान तो था ही, इधर भी छोटा सा बांग्लादेश था। इसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान, इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। कुछ दोनों भागों में लेके डिस्प्यूट्स हुआ, लड़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि सारा मलाई यही लोग खा रहे थे, मतलब सारी सत्ता इन्हीं के पास थी। ये लोग कुछ पा ही नहीं रहे थे, ये बस नाम के रह जा रहे थे। जबकि आबादी कहाँ ज़्यादा थी? यहीं आबादी ज़्यादा थी। तो उन्होंने, और यहाँ क्या बोली जाती थी? बांग्ला। यहाँ क्या बोली जाती थी? बांग्ला भाषा। और वहाँ ये लोग उर्दू बोलते थे। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि अब पूरे पाकिस्तान की भाषा उर्दू होगी। इन लोगों ने, वेस्टर्न पाकिस्तान के लोगों ने क्या कहा कि पूरे पाकिस्तान की भाषा क्या होगी? उर्दू। अब ये लोग उर्दू का ऊ नहीं जानते। ठीक है। तो ये लोग विरोध करने लगे। ये बोले कि हम तो मतलब पीछे छूट जाएंगे ना फिर। क्यों? क्योंकि सब जगह सरकारी नौकरियों में, सरकारी पढ़ाई लिखाई में, कामकाज में भाषा क्या हो जाएगी? और उनको आती नहीं, मतलब वो जा ही नहीं पाएंगे। तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बोला कि हमारी भाषा तो बांग्ला ही होगी। इसी आधार पे बोले कि अब मैं पाकिस्तान के साथ रहूंगा नहीं, अलग देश बनाऊंगा। अलग देश बनाने का प्रयास करने लगे। तो पाकिस्तानी की सेना उन लोगों को पिटाई करने लगी, मारने लगी। तो भाग भाग के इंडिया आने लगे अपनी जान बचाने के लिए। कहाँ आने लगे? बंगाल में और आसाम में। सटा हुआ इलाका है हमारा। भारत सरकार खुद ही परेशान हो गई कि हमारे पास खुद ही इतने लोग हैं, ये बाहर से चले जा रहे हैं, इनको क्या खिलाऊंगा मैं। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उन्होंने पूरी दुनिया को समझाया कि देखो पाकिस्तान गलत कर रहा है, अपने ही लोगों को मार रहा है, और वो लोग भाग के कहाँ आ रहे हैं? इंडिया में आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इनकी मदद करेंगे। पाकिस्तान, इंडिया ने उन्हीं को ट्रेनिंग दे दी। किसको? लोगों को, कि तुम लोग लड़ो। और लोग लड़े और पाकिस्तान की सेना को हरा दिया। एक अलग देश बना दिया जिसका क्या नाम था? बांग्लादेश। अब पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिक, लगभग कितने? 96,000 सैनिक यहाँ लड़ने आए थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया? भारत को भी अटैक कर दिया था। भारत की सेना घुस गई कहाँ? बांग्लादेश में। पाकिस्तान की सेना को पिटाई करने लगी। पाकिस्तान के 96,000 सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए भारतीय सेना के सामने, सरेंडर कर दिया। प्लीज मेरी जान छोड़ दो। समझ रहे हो? कितने लोग? 1 लाख में कितने कम? 4,000। 1 लाख लोग समझो लगभग। भारतीय सेना के एक कैप्टन थे देवेंद्र सिंह अरोड़ा, उनके सामने सरेंडर कर दिया सबने। बहुत बड़ी बात थी। आज तक पूरे मानव सदी के इतिहास में इतने एक सैनिकों ने एक साथ किसी सेना के सामने समर्पण नहीं किया है। समर्पण करते हैं तो 2-4 लोग, 2-4 हजार लोग, लेकिन यहाँ भारतीय सेना के सामने कितने लोगों ने कर दिया? 96,000। बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है। तो वो पिक्चर, फोटो प्रॉपर है अभी भी, तो आप लोग जाके गूगल पे देखोगे तो ऐतिहासिक तस्वीर है कि सारे पाकिस्तानी सैनिक अपने हथियार रख दे रहे सामने में कि प्लीज मेरी जान छोड़ दिया जाए। तो ऐसा होता है कि जब कोई सेना मजबूती से कब्जा करती है तो दुश्मन की सेना क्या करती है? सरेंडर कर देती है। ठीक है। चलो आगे कल करेंगे कंटिन्यू।